Hello students, welcome to the lecture 11 of कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी एटसेट्रा एंड कॉम्पोजाइट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पिछले क्लास में जैसे बोला था कि कॉम्पोजाइट डाइलेक्ट्रिक स्लैब आज डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो डिस्कस करेंगे वो है डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक कैपेसिटर के अंदर रखेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, पोटेंशियल जो है, वो सारे जो क्वांटिटी है उसका ऊपर इस डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का इफेक्ट क्या क्या होगा। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है मनोज कर्मकार और आप देख रहे हो फिजिक्स गुरुजी। तो फर्स्ट हम हेडिंग लगाएंगे, देखो कि चेंज इन डिफरेंट पैरामीटर्स of a capacitor after the insertion of a dielectric। एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद उसका जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में चेंज किया आएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक को हम एक कैपेसिटर में दो तरीके से अंदर घुसा सकते हैं। नंबर वन है बैटरी इज कनेक्टेड और द सोर्स इज कनेक्टेड। बैटरी इज कनेक्टेड। यहाँ देखो क्या होगा कि हमारा एक सेल है, एक सेल जो है वो है कनेक्टेड है एक कैपेसिटर के साथ। तो ये है कैपेसिटर, उस कैपेसिटर का साथ सोर्स कनेक्टेड है, और कैपेसिटर का साथ जब सोर्स कनेक्ट रहेगा तो हम क्या करेंगे कि एक डाई इलेक्ट्रिक को इसका अंदर घुसा देंगे। अर्थात ये डाई इलेक्ट्रिक को हम बैटरी कनेक्टेड है और एक डाई इलेक्ट्रिक को इसका बीच में इंसर्ट कर दिया। तो मान लो ये वो डाई इलेक्ट्रिक है जिसको हम अंदर रख दिया। इसको इस डाई इलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है K। अब शुरू में इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू जो था वो कैपेसिटेंस है C और इस बैटरी का पोटेंशियल जो है वो है V। अर्थात इस कैपेसिटर का यहाँ पर देखो डिफरेंट क्वांटिटीज जो है। नंबर A जो है इसका कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, कैपेसिटेंस जो है वो है C। और दूसरा है पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल जो रहेगा वो है सेल का साथ कनेक्टेड है, मतलब इसका पोटेंशियल भी है V। इसका चार्ज कितना होगा, इसका अंदर चार्ज का वैल्यू जो होगा वो चार्ज का वैल्यू होगा Q इक्वल टू C/V। सॉरी, इसका चार्ज जो होगा Q इक्वल टू होगा C इंटू V। और इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी वो होगा U इक्वल टू हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। तो हम इसको सब में 0 0 लगा देते हैं। तो ये है विदाउट डाइलेक्ट्रिक इसका सारे क्वांटिटीज का वैल्यू। अब हमें जानना है कि इसको अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसका अंदर घुसा देंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने के बाद ये सारे क्वांटिटी में क्या क्या चेंज कैसे आएगा। तो चेंज जो आएगा देखो यहाँ पर वो हम लिखेंगे। नंबर 1 इसका कैपेसिटेंस, C इक्वल टू क्या होगा,
अब कैपेसिटेंस में चेंज देखो जो आएगा वो है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का रहने से इसका कैपेसिटेंस जो बन जाएगा, तो शुरू में C0 जो था वो था एप्सिलॉन 0 इंटू ए बाई डी, और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने से इसका कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो होगा एप्सिलॉन इंटू ए बाई डी, और इसको हम लिख सकते हैं K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू ए बाई डी, मतलब K इंटू C0। अर्थात इसका कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो होगा K इंटू C0। अब सेकंड है, देखो सेकंड है पोटेंशियल। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो जो बैटरी है वो बैटरी ऑलवेज कनेक्टेड है, और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर V0 पोटेंशियल का एक बैटरी हमेशा कनेक्टेड रहेगा तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब पोटेंशियल इसका जो था V0 वो V0 रहेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर हमेशा बैटरी से कनेक्टेड है, और कोई भी डिवाइस जब एक बैटरी से कनेक्टेड रहेगा तो इसका जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तीसरा जो क्वांटिटी है, तीसरा क्वांटिटी का नाम है वो है चार्ज। तो इस कैपेसिटर में अभी चार्ज का क्या चेंज होगा, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है कि चार्ज इक्वल टू हमेशा इक्वल टू होगा C इंटू V, मतलब यहाँ पर C का वैल्यू देखो, C का वैल्यू हो गया K इंटू C0 और V का वैल्यू है V0, मतलब चार्ज जो है चार्ज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू Q0, क्योंकि C0 इंटू V0 ये है Q, क्यों है Q का वैल्यू, Q0 का वैल्यू, तो ये Q0 इक्वल टू C0 V0, और ये K मतलब इसका चार्ज जो है चार्ज बढ़ जाएगा। अब इस फेनोमेना को समझो ठीक से। पहला बात देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस जो है, मतलब चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी बढ़ जाएगा। जब चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी इसका बढ़ गया तो क्या है कि इसका पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो मतलब ये और चार्ज यहाँ से खींच लेगा, अर्थात कुछ चार्ज इधर से आएगा, कुछ चार्ज इधर आएगा, और वो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कितना होगा, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होगा कि पहले चार्ज था Q0 और बाद में हुआ Q, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज डेल्टा Q वो हुआ K इंटू Q0 माइनस Q0 इक्वल टू K माइनस 1 इंटू Q0। देयरफॉर ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज जो है वो है K माइनस 1 इंटू C0 इंटू V0। इतना चार्ज बैटरी से कैपेसिटर तक आएगा, ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का बाद, और इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्स्ट्रा चार्ज जब आएगा तो बैटरी एक्स्ट्रा वर्क डन होगा, और उस एक्स्ट्रा वर्क डन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो होगा U इक्वल टू हाफ इंटू C0 इंटू V0 स्क्वायर। अब V0 तो इसका कांस्टेंट है, लेकिन C0 K टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, सॉरी हाफ CV स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे हाफ C का मतलब हो गया K इंटू C0 और V0 का स्क्वायर, V0 स्क्वायर इक्वल टू हो गया K टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम इंसर्ट करेंगे विथ बैटरी कनेक्टेड, उसका कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज़ होगा, उसका चार्ज K टाइम इंक्रीज़ होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी K टाइम इंक्रीज़ होगा, लेकिन उसका वोल्टेज जो है और पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो ये है बैटरी कनेक्टेड रखने के बाद, मतलब बैटरी इज़ कनेक्टेड एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, then the change in the value of the capacitance, in the potential, in the charge and in the potential energy. These quantities are changed except the potential V, अर्थात इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारे जो क्वांटिटी है कैपेसिटेंस, चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ K टाइम इंक्रीज होगा। तो ये है बैटरी कनेक्टेड रखने से।
अब हम अगर बैटरी को डिसकनेक्टेड रखें, अर्थात एक कैपेसिटर को हम फुल्ली चार्ज कर देंगे, फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद उस कैपेसिटेंस को बैटरी से डिसकनेक्ट कर देंगे। बैटरी डिसकनेक्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे उसका अंदर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोडक्शन करने से उसका क्या क्या चेंज आएगा कैपेसिटेंस में, पोटेंशियल में, चार्ज में और पोटेंशियल एनर्जी में, ये हम देखेंगे। तो ये सारे क्वांटिटी को हम रख देते हैं और ये सर्किट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो होगा देखो चेंज आएगा हमारा सर्किट में, वो है बैटरी इज़ डिसकनेक्टेड, बैटरी इज़ डिसकनेक्टेड। यहाँ पर सर्किट को थोड़ा सा चेंज करना होगा। सर्किट में चेंज करके क्या आएगा देखो कि शुरू का जो सर्किट है इसको हम अलग कर देते हैं। शुरू का जैसा है कि ये एक कैपेसिटर है जो डिसकनेक्टेड, इसको फुल्ली चार्ज किया गया है। इसका कैपेसिटेंस है C0, चार्ज इसका है Q0 और पोटेंशियल इसका है V0, जो हम यह लिख के रखा है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर चेंज क्या आएगा, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसका जो सर्किट होगा देखो, कैपेसिटर खुला है, कोई भी कनेक्टेड नहीं है। अब हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे। तो हम डाइलेक्ट्रिक को ऐसे यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, इसको अंदर डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब यहाँ पर चेंज क्या क्या आएगा, अर्थात कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, पहले है कैपेसिटेंस, यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटेंस देखो, इसका कैपेसिटेंस जो होगा वो पहले जैसा था वही होगा, क्योंकि एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स जियोमेट्री एंड मटेरियल इनसाइड। दैट इज़ यहाँ पर कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A/D। इस एक्सप्रेशन में कहीं भी पोटेंशियल का कोई वैल्यू नहीं है और चार्ज का भी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इसका चार्ज और पोटेंशियल कुछ भी रहे, इसका कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब इसका आता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पर यहाँ पर चेंज क्या आएगा, पोटेंशियल में चेंज देखने के लिए इसका पहले हमें करना होगा चार्ज का क्या वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कि जैसे पोटेंशियल का सोर्स जो है वो है बैटरी, लेकिन यहाँ पर देखो बैटरी तो कनेक्टेड नहीं है। तो बैटरी अगर कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं हो सकता। मतलब जब बैटरी कनेक्टेड था तब हम पोटेंशियल को ऐसे कांस्टेंट मान के चले थे। अब क्या होगा, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इसका पोटेंशियल को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट जो होगा वो है चार्ज, क्योंकि अगर कुछ भी बाहर से कनेक्टेड नहीं है, मतलब बाहर से कोई चार्ज यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और अंदर से यहाँ से चार्ज बाहर नहीं जा सकते हैं। मतलब चार्ज का फ्लो पूरी इस पर स्टॉप हो गया। अगर चार्ज का फ्लो स्टॉप हो गया तो यहाँ पर कोई भी चार्ज चेंज नहीं होगा, मतलब चार्ज पहले जो था अभी भी वो चार्ज सेम रहेगा। जो पहले केस में पोटेंशियल के लिए हो रहा था अभी चार्ज के लिए होगा। अब हम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि पोटेंशियल V इक्वल टू होता है Q/C। अब चार्ज तो हो गया कितना, चार्ज Q का वैल्यू Q0 ही रहेगा और उसका कैपेसिटेंस K इंटू C0 हो गया। मतलब पोटेंशियल में जो चेंज आया देखो कि पोटेंशियल अब 1/K टाइम्स हो जाएगा। मतलब इसका पोटेंशियल जो है वो गिर जाएगा। और पोटेंशियल का चेंज कितना हुआ, पोटेंशियल का चेंज जो हुआ वो है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल जो है वो है V0/K माइनस V0 इक्वल टू V0 इंटू 1/K माइनस 1। मतलब इस चेंज जो होगा ये नेगेटिव चेंज आएगा, क्योंकि 1/K 1 से कम होगा। K का वैल्यू तो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो चेंज जो होगा वो है माइनस V0 इंटू 1 माइनस 1/K।
के। अब चार्ज पोटेंशियल हो गया तो लास्ट फाइनली बचा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है U इक्वल टू होगा हाफ इंटू C0 इंटू V0 स्क्वायर। हाफ C0 का वैल्यू देखो कि हाफ CV स्क्वायर, सॉरी हाफ K इंटू C0, C0 का वैल्यू लिख दिया। और पोटेंशियल V इक्वल टू होगा V0 बाई K उसका स्क्वायर। मतलब ये हो गया देखो U0 बाई K, अर्थात पोटेंशियल भी इसका K टाइम्स गिर जाएगा। पोटेंशियल K टाइम्स गिर गया और पोटेंशियल एनर्जी भी K टाइम्स गिर जाएगा। तो ये हो गया कैपेसिटेंस का रिलेटेड चेंजेस आफ्टर इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक। अब हम शिफ्ट करेंगे कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है एक कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। तो चलो पार्ट 2 ऑफ टुडेज लेक्चर इज कमिंग सून। तो हेडिंग लगा लो कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इसको हम बोल सकते हैं कि सीरीज पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और फिर देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा। अगर उस मेथड से जाओगे तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो मेथड को शुरू करने के लिए मैं पहले दिखाऊंगा कि एक डाइलेक्ट्रिक नहीं रख के, अर्थात सिर्फ कैपेसिटर का कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो देखो मान लो कि पहले कि मेरे पास एक कैपेसिटर है। तो ये है मेरे पास एक कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर का जो सरफेस है अर्थात प्लेट जो है वो प्लेट्स का एरिया है AA एंड इसका दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है 2D। अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, देखो इस कैलकुलेशन में अगर हम देखें इसका कैपेसिटेंस जो है C इक्वल टू वो होगा एप्सिलॉन 0 A बाई 2D, क्योंकि यहाँ पर गैप जो है वो है 2D। अब बच्चों एक काम करो कि इस कैपेसिटर को हम ऐसे लिखते हैं कि उसका प्लेट का एरिया सेम रहा, लेकिन इसका दोनों प्लेट का डिस्टेंस जो है वो हम गिरा दिया और घटा दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। मतलब यहाँ पर दोनों का हम सेपरेट कर दिया। अब जो है इसका हर एक प्लेट का एरिया जो पहले था वो ही सेम रहेगा, और यहाँ पर D और D जो गैप था वो गैप DE रख दिया मैंने। अब यहाँ पर एक एक का कैपेसिटेंस कितना आएगा, मान लो एक एक का कैपेसिटेंस अगर C प्राइम आ गया तो हम लिख सकते हैं, देखो C प्राइम इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D, और इस C प्राइम के वैल्यू भी एप्सिलॉन 0 A बाई D। अब देखो ये दोनों कैपेसिटर हम इसको तोड़ के पाया था, और इन दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज में यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C प्राइम इंटू C प्राइम बाई C प्राइम प्लस C प्राइम इक्वल टू हो गया C प्राइम बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाई 2D। मतलब एक कैपेसिटर को अगर बीच में से एक यहाँ पर प्लेट हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो एक कैपेसिटर दो कैपेसिटर में बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सेम रहेगा पहले जैसा। मतलब इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू में कोई भी चेंज देखो नहीं आया। मतलब हम ऐसे कैपेसिटर को बीच में से अलग कर सकते हैं।
मतलब हम देखो क्या लिख सकते हैं, और एक प्रॉब्लम देखो कि हम जो कर सकते हैं वो है कि कोई भी एक कैपेसिटेंस रहेगा, और हम क्या करेंगे कि इस कैपेसिटर को कुछ भाग में बांट देंगे। मान लो ये भाग में बांट दिया, ये वाला है D1, ये वाला है D2, ये वाला है D3। तो इसका पहले जो कैपेसिटेंस था, मतलब इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले वो कैपेसिटेंस जो है, वो कैपेसिटेंस का वैल्यू है C इक्वल टू ε0 A बाई इसका टोटल डिस्टेंस, मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3। अब हम क्या करेंगे कि इसको जब ऐसे दो प्लेट यहाँ पर घुसा दिया, मेटल का प्लेट, तब ये कैपेसिटर देखने में कैसा हो गया। इस कैपेसिटर को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तीन भाग में बांट सकते हैं। एक एक भाग का गैप है D1, इसका D2 और इसका D3। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा आएगा वो कैपेसिटेंस भी होगा ε0 A बाई D1 प्लस D2 प्लस D3। ये कैसे आ रहा है देखो कि मान लो इसका कैपेसिटेंस है C1 इक्वल टू ε0 A बाई D1, दूसरे का कैपेसिटेंस है C2 इक्वल टू ε0 A बाई D2, और तीसरे का कैपेसिटेंस है C3 इक्वल टू ε0 A बाई D3। जैसे कि ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, सीरीज में है, तो हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो लिख सकते हैं देखो, वो है 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और हम इसको लिख सकते हैं D1 बाई A ε0 प्लस D2 बाई A ε0 प्लस D3 बाई A ε0। अब A ε0 को LCM लेके ऊपर आ गया D1 प्लस D2 प्लस D3, मतलब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हो गया C इक्विवेलेंट, वो हो गया ε0 A बाई D1 प्लस D2 प्लस D3। सो व्हाट वी कंक्लूड हियर, यहाँ पर हमारा कंक्लूशन जो है कि अगर हम एक कैपेसिटर का दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है D, उस डिस्टेंस बराबर उसको हम काट देते हैं 3, 4, 5 जितना खुशी भाग में बांट सकते हैं, ऐसे अगर बांट देते हैं, और इसका एरिया, हर एक प्लेट का एरिया इसका दोनों प्लेट का एरिया का बराबर होगा, और इस गैप का जो टोटल डिस्टेंस है इसका टोटल गैप का साथ अगर इक्वल रहेगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये इसका कैपेसिटेंस का बराबर होगा। ये करने का अब एडवांटेज क्या है, इसका अगर हम एडवांटेज देखें तो देखो इसका बहुत बढ़िया एडवांटेज आएगा अगर हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करें। क्या होगा देखो बच्चों, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर है, ये है कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक है, मतलब यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक और यहाँ पर एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक।
इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। ये गैप जो है ये गैप है D1 और ये गैप जो है वो है D2। इसका एरिया भी A, इसका एरिया भी A। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इन दोनों डाइलेक्ट्रिक जो है, इस दोनों डाइलेक्ट्रिक को मिला के इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होता है एक डाइलेक्ट्रिक के लिए वो होता है C इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A/D। यहाँ पर देखो दो K है, मतलब K का वैल्यू तो सेम नहीं है। फर्स्ट हाफ का K1 है, सेकेंड हाफ का K2 है। तो यहाँ पर D तो D1 प्लस D2 आएगा और K कितना होगा, K जो होगा ये है दोनों डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो पहले मेथड अपनाया था वो मेथड अपनाएंगे अभी, कि दोनों भाग में इसको बांट देंगे। ये एक कैपेसिटर बना दिया और नीचे वाले को और एक कैपेसिटेंस बना दिया। अब ऊपर वाला का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, नीचे वाला का K2 है, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक और ये वाला और एक डाइलेक्ट्रिक। अब हम देखो इन दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस जो होगा C1 इक्वल टू होगा K1 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A/D1 और सेकेंड वाला का जो होगा वो होगा K2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A/D2। तो इन दोनों कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो पहले जैसा होगा, अर्थात पहले का जो कैपेसिटेंस है मतलब ये वैल्यू। तो हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, ये कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये इक्वल टू होगा D1 बाई K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2 बाई K2 एप्सिलॉन नॉट A इक्वल टू हो जाएगा पहले कैपेसिटेंस जो था, अर्थात इस दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये है। तो हम देखो इधर से लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का जो पार्ट होगा वो होगा D1 प्लस D2 बाई इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट A, जहाँ पर K है K इक्विवेलेंट। ये इक्वल टू हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट A इंटू D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया तो हमारा मिल गया जो है वो है D1 प्लस D2 बाई K इक्विवेलेंट इक्वल टू D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। ये हमारा मिल गया फॉर्मूला कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K इक्विवेलेंट है तो D1 प्लस D2 बाई K इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2, जहाँ इसका गैप है D1, इसका गैप है D2। मतलब D1 प्लस D2 इन दोनों का डिस्टेंस बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू इन दोनों का डिस्टेंस बाई K1 प्लस इन दोनों का डिस्टेंस बाई K2। ये हमारा मिल गया इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला। अगर देखो यहाँ पर स्पेशल केस जो है कि अगर D1 इक्वल टू D2, D1
इक्वल टू D2 होगा, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं कि D1 प्लस D2 मतलब 2D बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू D बाई K1 प्लस D बाई K2। तो यहाँ पर K इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2। तो बच्चों इसको अच्छे से याद रखो कि अगर एक कैपेसिटर का दो भाग में हम बांटे, उसका लेंथ बराबर मतलब एरिया का नहीं, डिस्टेंस को दो भाग में बांट दे, एक भाग का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K1 है, दूसरी भाग का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K2 है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो होगा 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। अब चलो इससे एक सवाल पूछते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके इस सवाल को सॉल्व करना। ये है हमारा दो फार्मूला जो रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक कैपेसिटर लेते हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का एक हिस्से में एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं और दूसरा हिस्सा जो है उसका एआर छोड़ देते हैं। अब एआर के लिए क्या होगा, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 जो है वो है 1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 जो है वो है K, और इन दोनों का गैप को हम इक्वली बांट दिया। तो इसमें इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आएगा K इक्विवेलेंट, ये इक्वल टू होगा 2 इंटू 1 इंटू K बाई 1 प्लस K, मतलब हो जाएगा 2K बाई K प्लस 1। ये होगा इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नंबर 2, अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका ऊपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और नीचे का है 2K, अगर हम ऐसे बांटेंगे इक्वल तो यहाँ पर देखो K1 का वैल्यू जो हो गया K और K2 का वैल्यू हो गया 2K, मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आएगा वो होगा 2 इंटू K इंटू 2K बाई K प्लस 2K इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू K। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में ये मैंने करा दिया, और एक कराऊंगा वो है कि अगर हम 3 भाग में बांटें तो 2 भाग में बांटने से क्या हो रहा है इसको दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम 3 भाग में बांटेंगे तो क्या होगा। अगर कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक को अगर हम 3 भाग में बांट देंगे, मतलब यहाँ एक भाग, ये एक भाग, ऊपर का एक भाग हो गया, नीचे का एक भाग हो गया, और ये वाला पार्ट और एक भाग हो गया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। ये गैप है D1, ये गैप है D2 और ये गैप है D3। अब इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मान लो कि इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है K। फॉर्मूला क्या आएगा कि टोटल डिस्टेंस मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3 बाय इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू इंडिविजुअल डिस्टेंस बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका एडिशन। ऐसे ये हो जाएगा फार्मूला। अगर तीनों डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा 3/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3।
K3, ये वाला हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, देखो कि मान लो हम क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर को दो हिस्से में बांटते हैं। कैसे? कि ये जो गैप है, ये गैप है 2D और ये गैप है D, मतलब दोनों भाग को हम 2:1 रेशियो में बांट देते हैं। ऊपर का जो भाग है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और नीचे का जो भाग है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। अब इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस मतलब 3D बाई K इक्विवेलेंट इक्वल टू 2D बाई K1 प्लस D बाई K2। D कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 बाई K इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 और K इक्विवेलेंट बाई 3, ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं K1 इंटू K2, 2K2 प्लस K1, मतलब ये हो जाएगा K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस 2K2 और K इक्विवेलेंट मिल गया 3K1 K2 बाई K1 प्लस 2K2। तो ये है इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D डॉट 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 बाई K इक्विवेलेंट इक्वल टू D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3 प्लस D4 बाई K4 प्लस D5 बाई K5 एट्सेट्रा। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पोजाइट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसको हम सीरीज बराबर भाग में बांट दिया। अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पोजाइट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखो हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पोजाइट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसीलिए पहले जैसे सीरीज में किया था कि शुरू में हम एक सिंपल कैपेसिटर लेंगे। तो ये है एक सिंपल कैपेसिटर, ये है दोनों साइड कैपेसिटर का। इस कैपेसिटर का जो एरिया है, मान लो कि टोटल एरिया जो है, ये टोटल एरिया ये है 2A। तो टोटल एरिया अगर 2A होगा और ये गैप अगर D है, तो इसका कैपेसिटेंस जो आएगा वो है C इक्वल टू ε0 इंटू 2A बाई D, मतलब 2 इंटू ε0 A बाई D। अब हम क्या करेंगे कि इस कैपेसिटर को इस बीच का लाइन बराबर भाग में बांट देंगे, मतलब यहाँ पर एक भाग हो गया और ये वाला दूसरा भाग हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो क्या इसका कैपेसिटेंस पहले जैसा रहेगा या चेंज हो जाएगा, ये हमें देखना है। कि मान लो कि ये वाला कैपेसिटेंस भी C प्राइम हो गया और ये वाला कैपेसिटेंस भी C प्राइम हो गया। अब C प्राइम का वैल्यू कितना होगा, तो देखो यहाँ पर इसका गैप जो है वो गैप तो दोनों का ही सेम रहेगा जो पहले था, और इसका एरिया जो था 2A अब A में बांट गया। ये A हो गया, A हो गया, ये भी A हो गया। तो C प्राइम का जो वैल्यू आएगा, देखो C प्राइम का वैल्यू होगा ε0 इंटू A बाई D। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा C प्राइम प्लस C प्राइम, मतलब 2 इंटू C प्राइम इक्वल टू 2 इंटू ε0 A बाई D। मतलब हम बोल सकते हैं देखो कि ऐसे पैरेलल में बांटने से उसका कैपेसिटेंस जो है वो सेम रहेगा, मतलब शुरू में जो था वही वैल्यू रहेगा।
तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर दोनों भाग में दोनों डाइलेक्ट्रिक दिया होगा तो हम इसको दोनों भाग में बांट लेंगे। बांट लेने के बाद दोनों पार्ट को डिफरेंटली हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों को हम जोड़ देंगे, तो हमें इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलो एक प्रॉब्लम दिखाते हैं कि कैसे ये होगा। तो उसका जो कैलकुलेशन रहेगा वो है ऐसा कि मान लो कि हमारा इस वाला साइड में, अर्थात पहला साइड में इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है K1, और ये दूसरा जो भाग है, इस दूसरा भाग का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये है K2। अगर दोनों भाग में दोनों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो हम अब क्या कर सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कि अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो इस K का जो कैपेसिटेंस हमें मिलेगा वो होगा C इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू 2A बाई D, मतलब 2 इंटू K एप्सिलॉन 0 A बाई D। अब हम क्या किया कि इसको हम दोनों भाग में बांट लिया, तो इसको हम दो भाग में इसको बांट देंगे। ये एक कैपेसिटर बना दिया और इसको हम दूसरा कैपेसिटर बना दिया और फिर इसको पैरेलल में हम कनेक्ट कर दिया। अभी इसका अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और ये वाला पार्ट में जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। तो हमें पहले का कैपेसिटेंस C1 और दूसरे का अगर C2 है तो C1 के वैल्यू होगा K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A बाई D, और C2 का वैल्यू जो है वो है ये K1, ये K2 एप्सिलॉन 0 A बाई D। तो दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 इक्वल टू देखो होगा K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन 0 A बाई D। सो जैसे पहले बोला था कि इसका कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटेंस अनअल्टर्ड रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि C इक्वल टू होगा C इक्विवेलेंट, और यहाँ से हम लिख सकते हैं देखो कि 2K इंटू एप्सिलॉन 0 A बाई D इक्वल टू होगा K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन 0 A बाई D। अब दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर K इक्विवेलेंट हमें मिल गया K1 प्लस K2 बाई 2। ये हो गया यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब K1 प्लस K2 बाई 2। सो हमें जो मिल रहा है देखो कि जब हम ऐसे इसको दोनों भाग में बांट रहे थे तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था K इक्वल टू 2 इंटू K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2, और जब हमको इसको ऐसे बांट रहे हैं तो आ रहा है K1 प्लस K2 बाई 2। अभी चलो हम क्या करते हैं कि जनरल केस लेते हैं कि एक कैपेसिटर है हमारा, इस कैपेसिटर को हम दो अनइक्वल हिस्सों में बांट देंगे। एक का एरिया होगा A1, दूसरे का एरिया है A2, और गैप जो है वो गैप सेम रहेगा। अब लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया K1, और राइट साइड वाला जो पार्ट है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया K2। अब इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा देखो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से जो किया था यहाँ पर वही करेंगे
कि अगर इन दोनों डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन में जो वैल्यू आएगा वो है एप्सिलॉन 0 K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A मतलब टोटल एरिया A1 प्लस A2 बाई D। अगर हम इसको दोनों हिस्सों में बांट देते हैं, ये एक हिस्सा और ये एक दूसरा हिस्सा, और इसको हम पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो हम पैरेलल में यह कनेक्ट कर दिया। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक है। इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट का कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू होगा K1 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A1 बाई D, और सेकेंड वाला पार्ट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा K2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A2 बाई D। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर C1 और C2 ऐड हो जाएगा, मतलब C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। मतलब अगर एप्सिलॉन 0 A बाई D कॉमन लेते हैं तो K1 A1 प्लस K2 A2। अब इक्विवेलेंट इसका इक्वल होगा तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देखो कि यहाँ पर एप्सिलॉन 0 बाई D कॉमन लेके K इंटू A1 प्लस A2 इक्वल टू होगा एप्सिलॉन 0 बाई D कॉमन K1 A1 प्लस K2 A2। एप्सिलॉन 0 बाई D कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होगा K1 A1 प्लस K2 A2 बाई K1 प्लस K2। ये है इसका जनरल फार्मूला। ये है इसका जनरल फार्मूला। ठीक है। अभी देखो हम कुछ स्पेशल केस लेते हैं। तो स्पेशल केस में क्या क्या आएगा कि पहले जैसा हम किया था वही, कि अगर मान लो कि A1 इक्वल टू A2 होता है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A, तो क्या आएगा, तब K इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा K1 इंटू A प्लस K2 इंटू A बाई A प्लस A मतलब 2A इक्वल टू हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2। अगर हम दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम क्या करेंगे कि अगर मान लो कि दोनों एरिया को हम ऐसे कर दिया कि इसका टोटल एरिया जो है वो टोटल एरिया है 3A, जिसका 1/3 जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मैंने रखा वो है K1, और 2/3 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रखा वो है K2। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा कि हमारा फॉर्मूला जो है वो है K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2। और हम इसको इक्विवेलेंट को जैसे पहले लिखे थे वो पहले वाला अगर रखें तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 बाई A1 प्लस A2 इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू A प्लस K2 इंटू 2A बाई 3A इक्वल टू हो जाएगा K1 प्लस 2K2 बाई 3। अगर हम एक कैपेसिटर को 3 हिस्से में बांटते हैं, अगर 3 हिस्से में बांटेंगे
तो उसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आएगा वो होगा, देखो के इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 हिस्सा, मतलब K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। जब सीरीज में था तब क्या हुआ था, तब हुआ था D1 प्लस D2 प्लस D3 बाई K इक्विवेलेंट इक्वल टू D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3। तो ये है दो जनरल फार्मूला जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था सीरीज और पैरेलल, दोनों इंडिविजुअली हम कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे कि सीरीज और पैरेलल को मिक्स्ड करके अगर डाइलेक्ट्रिक बना होगा तो उसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का कैलकुलेट करने के लिए हम पहले जो सीखे हैं उसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है ऐसा, पहले हम इसको दोनों भाग में ऐसे बांट दिया। लेफ्ट वाला पार्ट जो है, इस लेफ्ट वाला पार्ट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है K1, और राइट वाला पार्ट को फिर से दो भाग में बांट दिया। ऊपर वाला पार्ट जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, और नीचे वाला पार्ट जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया हमारा K3। अब इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मैंने जनरल मेथड बताया वो मेथड में भी कर सकते हो और यूजिंग फार्मूला भी कर सकते हो। जो मैंने फार्मूला बताया अगर अकॉर्डिंग टू फार्मूला करे तो देखो पहले ये दोनों जो है इन दोनों का एरिया भी सेम है, इसका भी A इसका भी है, और गैप मान लो D इक्वल है। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा K2 और K3 का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होगा K23 इक्वल टू 2K2 K3 बाई K2 प्लस K3। किसका हो गया? तो मतलब हमारा जो केस आ गया अभी का केस बन गया ऐसा कि एक कैपेसिटर दोनों भाग में बांट दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K23 और इसका K1। अब इन दोनों का क्या होगा? K1 प्लस K2 बाई 2, मतलब इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा K1 प्लस K23 बाई 2 इक्वल टू K1 प्लस 2K2 K3 बाई K2 प्लस K3 होल बाई 2। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम दूसरा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको हम दिखाएंगे जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा। तो ये एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे तो फार्मूला याद करने के लिए बहुत बन जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे कम से कम फार्मूला याद रखना है। तो दो ही फार्मूला तुम्हें याद रखना है। एक है D1 प्लस D2 प्लस D3 बाई K इक्वल टू D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3, और दूसरा है K इक्विवेलेंट इक्वल टू D1 A1 प्लस D2 A2 प्लस D3 A3 बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। इन दोनों फार्मूला को याद रखने से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो और एक हम लेते हैं कि मान लो दिया है ऐसा ही, लेकिन इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले का K, दूसरे का है 2K और तीसरे का है 3K।
अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करें तो देखो पहले इन दोनों का जो आएगा के डैश इक्वल टू 2 इंटू 2k इंटू 3k बाई 2k प्लस 3k इक्वल टू 12/5k। अब इन दोनों मिला के इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि k प्लस 12/5k इक्वल टू 17/5k। अब मान लो कि तुम्हें फॉर्मूला अगर याद ना आए, मतलब फॉर्मूला हमें याद नहीं आ रहा है लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बिना कोई फॉर्मूला यूज़ करे अगर इसको सॉल्व करना है तो हम इसको जो हमारा फंडामेंटल मेथड है वो फंडामेंटल मेथड को अपनाएंगे। क्या करेंगे कि इस कैपेसिटर को हम ऐसे बांट देंगे, देखो जितना डाइलेक्ट्रिक है उतना हिस्से में बांट दो। तो पहले इसको हम पैरेलल में बांटेंगे, इसका लेफ्ट वाला पार्ट ऐसा होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है K। राइट वाले पार्ट को दो हिस्से में फिर से बांटेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2K और इसका है 3K। अब हम इस हर एक का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो पहले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3। अब देखो इसका गैप मान लो ये है 2D, ये है D, ये है D, और इसका एरिया है ये वाला A/2 और ये वाला भी A/2, मतलब इसका एरिया है A/2, गैप है D, इसका एरिया है A/2 यहाँ पर 2D, इसका गैप है D, इसका गैप है D, इसका भी एरिया A/2। हम इसको A/2 छोड़ के A भी ले सकते हैं कि इसका A, अगर इसका A मान के चले तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा, तब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हम A मान लेते हैं। अब अगर इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो इसका कैपेसिटेंस जो आएगा वो होगा C इक्वल टू ε0 इंटू 2a/2d इंटू K इक्वल टू K इंटू ε0 a/d। अब इसको हर एक का कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है। C1 इक्वल टू हो जाएगा, ये मेथड थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो पूरा कैलकुलेशन करना है। पहले के लिए C1 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू, इसको K डैश लिखते हैं, K इंटू ε0 इंटू a/2d। C2 जो आएगा वो होगा देखो 2K इंटू ε0 इंटू a/d, और C3 जो आएगा वो होगा 3K इंटू ε0 इंटू a/d। अब यहाँ पर पहले C2 एंड C3 ये तो सीरीज में है, तो C2 और C3 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C23 इक्वल टू हो जाएगा देखो 3 इंटू 2 6 इंटू K स्क्वायर इंटू ε0 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई d स्क्वायर बाई इन दोनों का एडिशन, मतलब 2K एंड 3K, 3 2 5 K इंटू ε0 इंटू a/d। ये d और d स्क्वायर ε0 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और K और K कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 6/5 इंटू K इंटू ε0 इंटू a/d। अब क्या होगा, अब देखो कि ये दोनों कैपेसिटर का हो गया ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट।
और इसका टोटल का साथ ये पैरेलल में है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ जाएगा वो होगा इन दोनों का एडिशन। एडिशन का मतलब होता है C1 प्लस C23, ये C1 है ये वाला पार्ट, मतलब ये हो गया K इंटू एप्सिलॉन 0 A/2D प्लस C23 मतलब 6/5 इंटू K इंटू एप्सिलॉन 0 A/D। अगर यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो इसको 12 कर देते हैं, तो देखो K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A/2D अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 17/5, 12/5 प्लस 1। अब हम इसको और इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा कि ये इक्वल टू K प्राइम इंटू एप्सिलॉन 0 A/D, मतलब ये हो जाएगा K प्राइम इक्वल टू 17/10 इंटू K। और पहले जो किया था शायद 17/5 आया था, तो उसको हम फिर से देख लेते हैं। देखो शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है वहाँ पर, तो हम उसको अगर हम देख लेंगे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करके, तो इन दोनों का जो आएगा K23 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2K इंटू 3K बाई 5K इक्वल टू हो जाएगा 3 2 या 6, 12/5 इंटू K। और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 प्लस K23/2 इक्वल टू K प्लस 12/5K/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 17/10 इंटू K। तो ये हमारा दो रिजल्ट मैच हो रहा है। पहले वाला कैलकुलेशन में शायद ये 2 मैंने मिस कर गया था, नीचे वाला 2। तो ये है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करने का मेथड। आज के लेक्चर में इस अब तक यही था। अब हम जो अपकमिंग लेक्चर है, अपकमिंग लेक्चर में हम क्या करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक का वो लास्ट लेक्चर होगा, वहाँ पर हम वेरियस प्रॉब्लम जो एडवांस लेवल का है सॉल्व करेंगे। और उसका साथ साथ जो एक पार्ट बचा है, मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ऊपर एक कैपेसिटर का अट्रैक्शन क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। और एक जो पार्ट है छोटा बड़ा वो हम कर लेंगे, तो हमारा कैपेसिटर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, थैंक यू।